तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर तीसरे के, जो कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास है। तो स्टूडेंट 2021 बोर्ड एग्जाम में मात्र 3 ही चैप्टर है आप लोगों का, ठीक है, बायोलॉजी का। और ये आज लास्ट चैप्टर है। बायोलॉजी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया आप लोगों का। फिजिक्स मैंने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। बायोलॉजी यहाँ पे खत्म हो गया है। पर्यावरण भी मैंने समाप्त कर दिया है। सिर्फ लास्ट बचा है तो केमिस्ट्री बचा है, जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है, केमिस्ट्री। तो आज चलिए देख लेते हैं जो चैप्टर मैं आपको बताने वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जीव विज्ञान का सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आते हैं, आनुवंशिकता एवं जैव विकास है। तो वो क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के बहुत ही ज्यादा बेहतर और माने जाने क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, उसको करेंगे, ठीक है। टारगेट मैंने इस रखा है इसको 500 लाइक का स्टूडेंट, ठीक है। कितने लाइक का? 500 लाइक का। ज्यादा मैंने नहीं रखा है, इसको जरूर आप अचीव कराइएगा, ठीक है। तो चलिए आज इस चैप्टर को समाप्ति कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर के देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। और बहुविकल्पीय प्रश्न देखने से पहले लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। और पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जैसा कि आ गया है, अब यहाँ से आप लिखना चालू कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा देख पा रहे हैं, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न ये चीज है, कह रहा है कि आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पादप को उपयोग किया, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप ही बताइए, पपीता, आलू, मटर के अंकुर। तो सभी लोग इसका आंसर तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पादप का उपयोग किया था, कि किसका? मटर को चुना था, ठीक है। मटर का उपयोग किया था, ठीक है, आनुवंशिकता का प्रयोग करने के लिए मेंडल ने। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, तो इस प्रश्न को तैयार करके जाना आपको स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि मटर के लंबे पादपों को क्रॉस बौने पादपों से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पादप होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पादप होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है कि लंबे तथा बौने दोनों, ऑप्शन बी लंबे मटर के पादप, ऑप्शन सी बौने मटर के पादप, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए स्टूडेंट बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि मटर के लंबे पादपों का क्रॉस बौने पादपों से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पादप होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पादप होंगे कौन कौन? तो लंबे तथा बौने दोनों प्राप्त होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, लंबे तथा बौने दोनों। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर ये दूसरा था, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने तैयार कर लिया और अच्छे से नोट कर लिया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया। कह रहा है कि उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है लंबे तने, झुर्रीदार बीज, रंगीन बीज की गोल बीज। चलिए होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ स्टूडेंट कि उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण जो होता है वो झुर्रीदार बीज होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन तैयार हो गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर चौथा यह है कि विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं, विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं युग्म विकल्पीय या एलिलोमार्फ कि निर्धारक कि समयुग्मजी कि समरूप। बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ उसका सही आंसर कि विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं तो युग्म विकल्पीय या एलिलोमार्फ। क्या कहते हैं? एलिलोमार्फ कहते हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पहला आपने तैयार कर लिया अच्छे से। अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर चौथा का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए यह है, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। बताइए, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है 3 संबंध 1, 1 संबंध 2 संबंध 1, 2 संबंध 1 संबंध 1 संबंध 2 कि 9 संबंध 3 संबंध 3 संबंध 1। बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक संकर क्रॉस का जो जीन प्रारूप अनुपात होता है स्टूडेंट, वो कितना होता है? तो 1 संबंध 2 संबंध 1 होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तैयार कर लिए हैं। तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6वें की ओर। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 6वां ये कह रहा है आपसे कि जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? बताइए स्टूडेंट, स्मॉल टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कि स्मॉल टी कैपिटल टी, कि
कैपिटल आर आर। बताइए स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि निम्नलिखित का पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। तो मैं बता दूं इस कैपिटल आर आर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपने क्लियर कर रखा है। तो हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। बताइए आप स्टूडेंट कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है। यक्स वाई, यक्स यक्स वाई की यक्स। बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको बता दूं कि पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो यक्स वाई होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये आपको मालूम भी रहा होगा। ठीक है, यक्स वाई पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। चलिए अभी तक हम लोग कितना क्वेश्चन 7 हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 में की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपकी स्क्रीन पे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है डीएनए पाया जाता है। स्टूडेंट देखिए कह रहा है कि डीएनए पाया जाता है। आप बताइए कोशिका द्रव में, केंद्रक द्रव में, कि केंद्रिका में, कि केंद्रक में। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जो डीएनए है वो पाया जाता है। सबको मालूम है कि जो डीएनए पाया जाता है वो केंद्रक द्रव में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल था। डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। ठीक है, जो केंद्रक द्रव होता है उसमें डीएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन 20 सही आंसर हो गया। यहाँ पे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा प्रश्न नंबर 9 कि गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं। प्रोटीन से, कि आरएनए से, कि डीएनए से, कि दोनों ए और सी दोनों से। ठीक है स्टूडेंट, बताइए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि जो गुणसूत्र बने होते हैं वो आरएनए से भी, अरे उससे प्रोटीन से भी बने होते हैं स्टूडेंट, और किसी डीएनए से भी बने होते हैं। तो गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं, प्रोटीन से भी बना होता है स्टूडेंट, और डीएनए से भी बना होता है। इसलिए दोनों ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं। तो प्रोटीन से भी और डीएनए दोनों से मिलकर बने होते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है स्टूडेंट कि केवल प्रोटीन के बने होते हैं। बताइए कि केवल प्रोटीन के बने होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, कि प्रायोन्स, की जीन्स। चलिए बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि केवल प्रोटीन के बने होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट मैं आप लोगों को सही आंसर बता देता हूँ इसका कि जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं तो क्या प्रायोन्स। प्रायोन्स जो होते हैं केवल प्रोटीन के बने होते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। खुराना ने, पुन्नेट ने, जॉनसन ने, कि वाटसन ने, क्रिक ने। तो चलिए इसके सब में सही आंसर बता देता हूँ कि जो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जॉनसन ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उत्परिवर्तन का कारण है। बताइए स्टूडेंट कि उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन, कि जीन संघर्ष, कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्परिवर्तन का कारण है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि उत्परिवर्तन का कारण है। तो इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि स्टूडेंट जीन जो होता है, जीन परिवर्तन, वो जीन संघर्ष तथा गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आदि तथा सभी उत्सर्जित के कारण होता है। तो नहीं वो जीन परिवर्तन इसमें होगा, नहीं जीन संघर्ष, और गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इन तीनों नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। बताइए स्टूडेंट कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है प्राकृतिक वर्ण से, कि उत्परिवर्तन से, कि प्रसंकरण से, कि उपर्जित लक्षण से। बताइए स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस का अभी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बताइए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है तो प्राकृतिक वर्ण से। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 आपने अच्छे ढंग से नोट कर लिया है। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि डार्विन की सबसे बड़ी कमी थी। जो डार्विन की सबसे बड़ी कमी थी कि जीवन संघर्ष की व्याख्या न होना, योग्यात्मक की उत्तरजीविता की व्याख्या न होना, कि विभिन्नताओं के कारणों की व्याख्या न होना, कि संतानोत्पत्ति के प्रचुर
क्षमता की व्याख्या न होना। स्टूडेंट बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देता हूँ कि डार्विन की सबसे जो बड़ी कमी थी वो विभिन्नताओं के कारणों की व्याख्या न होना था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि एक प्रश्न आपको तैयार हो गया होगा, आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर है, तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर है। क्वेश्चन नंबर 15 यह है कि जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक हैं। जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है स्टूडेंट? अरस्तु हैं कि लैमार्क की डार्विन की हुगो डी व्रिज। बताइए स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देता हूं कि जातियों की उत्पत्ति के पुस्तक के लेखक जो है वो डार्विन है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी सही है, डार्विन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 15 आपने नोट कर लिया है। तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 आपसे एक पूछ रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है मनुष्य के हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, कि मनुष्य के दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी की उपयुक्त सभी बताइए इस क्वेश्चन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि समजात अंगों का उदाहरण जो है ये तीनों है, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 16 था जो कि आपने नोट कर लिया होगा अच्छे ढंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट यह है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। चीन के विद्यार्थी, कि चिंपैंजी, कि मकड़ी, कि जीवाणु। चलिए बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर क्या होगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है स्टूडेंट। ठीक है, तो चीन के विद्यार्थी से। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और 2019 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर आ जाते हैं। 18 सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 आज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब बहुविकल्पीय का। ठीक है, बहुविकल्पीय का टोटल 18 प्रश्न में लिया हूं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है बंदर, की चमगादड़, की खरगोश, की चिंपैंजी। मतलब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबको मालूम है कि जो विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे जो निकटवर्ती है वो क्या, चिंपैंजी। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो देखिए स्टूडेंट टोटल मैंने 18 मोस्ट आईएमपी प्रश्न आपको बहुविकल्पीय बता दिया। 18 मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को 18 प्रश्नों का बहुविकल्पियों को इस चैप्टर से तैयार करके जाना है, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत ज़बरदस्त और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब आप लोगों ने 18 बहुविकल्पीय प्रश्न नोट कर लिया है। तो हम बढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर और उसको हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न को। चलिए स्टूडेंट देखिए आप लोग की स्क्रीन पे शो कर रहा होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट पहला प्रश्न स्टार्ट करेंगे और पहला प्रश्न आपको ये दे रखा है कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि पहलवान की संतान प्राय पहलवान नहीं होती, कारण स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछता भी है। ठीक है, तो इस प्रश्न को एकदम तो पहले तैयार करके जाना आप लोगों को। चलिए देखते हैं कि पहलवान की संतान प्राय पहलवान क्यों नहीं होती है, कारण स्पष्ट करने के लिए बोला है। तो देखिए उत्तर में लिखिए कि पहलवान होना एक कायिक लक्षण है। पहलवान होना क्या है, एक कायिक लक्षण है जिसका संबंध किसी भी आनुवंशिकता से नहीं होता। अतः पहलवान की संतान पहलवान नहीं हो सकती है, अर्थात निरंतर अभ्यास से पहलवान की पेशियां सुविकसित हो जाती हैं। अभ्यास न करने से पहलवान के पुत्र में पिता के समान पेशियों का अभाव होता है, अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि पहलवान की संतान पहलवान ही हो, क्योंकि कायिक लक्षणों में होने वाले परिवर्तक होते हैं, जैसे सुविकसित मांसपेशियां होना वंशागत नहीं। तो देखिए स्टूडेंट ये चीज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, जो कि इस प्रश्न को आपको तैयार करके जाना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है कि पहलवान की संतान प्राय पहलवान नहीं होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये पहला प्रश्न है, ये आपको मालूम चल गया होगा कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे नोट करके याद करके जाइएगा आप लोग स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला क्लियर हो गया ना आप लोगों को अच्छे ढंग से। तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, अब प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए प्रश्न नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा करा है कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए, प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए या प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है स्टूडेंट। तो देखिए आप उत्तर लिखिए कि जो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए द्वारा आरएनए का संश्लेषण किया जाता है।
डीएनए द्वारा आरएनए का संश्लेषण किया जाता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को अनुलेखन कहते हैं। जैसे कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में एकदम आपको मुलाकात होगी इन प्रश्नों से, ठीक है, और फिर आपको मजा आ जाएगा करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने नोट कर लिया है ईमानदारी से। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा वेरी उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट मिला सकते हैं आप। कह रहा है कि पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग कि लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिंग कहलाते हैं। लिंग निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं वो लिंग कहलाते हैं। इन्हें हेटेरोसोम भी कहते हैं। क्या? हेटेरोसोम भी कहते हैं। लिंग गुणसूत्र नर और मादा दोनों में अलग अलग होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यह प्राय एक्स और वाई के गुणसूत्र कहलाते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण इन्हीं गुणसूत्रों द्वारा होता है। पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होते हैं स्टूडेंट। तो यही स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछा था, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। पूछा रहा था कि पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए। हमने बहुत अच्छे डिसिप्लिन तरीके से लिखा हुआ, आप अच्छे ढंग से इसको नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने क्लियर कर लिया बढ़िया से। तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर चौथे की ओर। स्टूडेंट प्रश्न नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? इस पौधे को चुनने के कारण, देखिए ये जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो मैं प्रश्न एक बार बता दिया समझिए कि एकदम वो एकदम फिक्स रहेगा कि आएगा वो प्रश्न, ठीक है। देखिए प्रश्न देख लीजिए कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? इस पौधे का चुनने का कारण बताइए। तो जाके आप मिला सकते हैं, कितनी बार हजारों बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो उत्तर लिखिए आप लोग कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किसको? मटर के पौधों को चुना। किसको? मटर के पौधों को चुना। अब मटर के पौधे के चयन के कारण निम्न है। तो कौन कौन कारण थे उनको चयन करने का, क्यों उन्होंने मटर को क्यों ही चुना? तो आप पहला कारण लिखिए कि मटर का पौधा वार्षिक पौधा है। मटर का जो पौधा है वार्षिक पौधा है, अतः इसका जीवन चक्र छोटा होता है, जिससे कुछ ही समय में इसकी अनेक पीढ़ियां के अध्ययन में सुविधा मिलती है स्टूडेंट। इसलिए उन्होंने मटर को चुना। पहला इसमें आपका कारण हो गया। दूसरा कारण क्या था इसको चुनने का कि मटर के पौधे में द्विलिंगीय पुष्प पाए जाते हैं, अर्थात नर और मादा जननांग एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें नर और मादा के जो जननांग अंग होते हैं एक ही पुष्प पाए जाते हैं, इसलिए भी बेहतर रहा इनको चुनने का, ठीक है। और तीसरा का क्या कारण था इसको चुनने का कि मटर के पौधों में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है, अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। और चौथा भी कारण रहा है कि इनमें कृत्रिम पर परागण द्वारा संकरण कराया जा सकता है। तो यहाँ चार कारण था जो मैंने एक्सप्लेन किया कि चार कारण की वजह से जो मेंडल ने थे उन्होंने मटर के पौधों को चुना था, ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको तो किसी कीमत पे ही तैयार करके जाना है स्टूडेंट आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे को, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपने नोट कर लिया। तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5वां आ गया आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि जीवाश्मों के आयु निर्धारण की विधियों को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीवाश्मों के आयु निर्धारण की विधियों को समझाइए। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर क्या लिखेंगे कि जीवाश्मों की आयु के निर्धारण के लिए सर्वप्रथम विस्तरित या स्तरित या तलछटी चट्टानों के उन स्तरों की आयु का निर्धारण किया जाता है जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। पूर्व वैज्ञानिक इनकी आयु का निर्धारण स्तरों की मोटाई के आधार पर करते थे, परंतु वर्तमान में वैज्ञानिक जो हैं वो रेडियो धर्मों के तत्वों की मात्राओं से उन स्तरों की आयु का निर्धारण करते हैं। इसे विकर्ण मात्रिक अवधि निर्धारण कहते हैं। इसे क्या? विकर्ण मात्रिक अवधि निर्धारण कहते हैं। तो स्टूडेंट यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीवाश्मों के आयु निर्धारण की विधियों को समझाइए। तो मैंने इसमें बता दिया आप लोगों को जीवाश्मों के जो आयु निर्धारण किया जाता है वो किस विधि द्वारा किया जाता है। मैंने बहुत अच्छे ढंग से इसको लिखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके याद करके जाना है आप लोगों को स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए बोल रहा है आपसे यह कि विकासीय संबंध
स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। कह रहा है कि विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखिए जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट उत्तर यहाँ पे ये लिखेंगे कि जीवाश्मों के अध्ययन से जीवों के विकास क्रम या जाति वृत्त का ज्ञान होता है। जीवाश्मों की सहायता से हमें विभिन्न कालों में हुई घटनाओं का पता चलता है। जैव विकास के संदर्भ में सबसे ठोस पदार्थों के विकास के क्रम का पता चलता है। जीवाश्मों के अध्ययन से यह प्रमाण मिलते हैं कि अमीबा जैसे सरल एक कोशिकीय जीवों से अकशेरुकियों व उनसे केशरुकियों, इतना लिखने के बाद आपको कुछ पॉइंट इसमें भी लिखना पड़ेगा, केशरुकियों का निर्माण हुआ। कुछ जीवाश्म तंतु दो भिन्न जंतु समूहों के मध्य एक संयोजक कड़ी के रूप में होते हैं और एक जीव निम्न वर्ग से दूसरे जीव उच्च वर्ग के उद्विकास को दर्शाते हैं। तो देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म क्या महत्व है। तो इस प्रकार आपको लिखना है इतना आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6वां था स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर स्टूडेंट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि जीवाश्म को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण के साथ उनके महत्व को समझाइए। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछता है, कई बार पूछा गया है कि जीवाश्म किसे कहते हैं, कितने पुराने हैं, इसका आकलन किस प्रकार करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए आप उत्तर क्या लिखें जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न सारे हैं। तो लिखेंगे कि पत्थरों अथवा पहाड़ों पर प्राचीन काल के जंतु एवं पौधों के अवशेष पाए जाते हैं। इन अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कि बर्फ में सुरक्षित जीवों में माथ, गेंडा, मोलस्क जीवों के कवच आदि। जीवाश्मों की सहायता से हमें विभिन्न कालों में हुई घटनाओं का पता चलता है तथा पौधों व जंतुओं के विकास के क्रम का पता चलता है। पत्थर की आयु से जीवाश्म की आयु ज्ञात की जा सकती है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ जो कि जीवाश्मों में होता है के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। तो यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से मैंने ये चीज़ बता दिया है कि जीवाश्म किसे कहते हैं और जीवाश्म कितने पुराने हैं तथा इसका आकलन किस प्रकार करते हैं। तो इस प्रकार इसका आकलन करते हैं जिस प्रकार मैं लिखा हूँ उत्तर में, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार आपको भी आकलन करना है इन प्रश्नों का और आज नोट कर लीजिए स्टूडेंट और लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8वां स्टूडेंट ये कह रहा है कि जाति उद्भव क्या है, किसी एक उद्विकास कारक का नाम लिखिए। कह रहा है कि जाति उद्भव क्या है, किसी एक उद्विकास कारक का नाम लिखने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट। देखिए उसका उत्तर क्या लिखेंगे आप। देखिए स्टूडेंट इसका उत्तर आप लिखेंगे कि प्रकृति में नई जाति के निर्माण की प्रक्रिया को जाति उद्भव कहते हैं। जातियों के निर्माण में संकरण तथा बहुगुणिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अतिरिक्त वातावरणीय अनुकूलन से उत्पन्न विभिन्नताएं जाति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आप लिखेंगे यह, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप पूछा था कि जाति उद्भव क्या है, किसी एक उद्विकास के कारक का नाम लिखिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे अच्छे ढंग से लिख चुका हूँ, ठीक है, आपको मालूम भी पड़ रहा होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पुश करके इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। आप चलिए अति लघुत्तरीय के लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वो प्रश्न है 9th आपका, और 9th प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना कम उतना कम आप मिला सकते हैं किसी प्रीवियस ईयर में। कह रहा है कि यदि किसी चूहे की पूंछ काटकर प्रजनन कराया जाए तो बच्चा कैसा पैदा होगा और क्यों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसको तो भाई किसी कीमत पे तैयार करके जाना आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो देखिए उत्तर लिखेंगे आप लोग कि यदि किसी चूहे की पूंछ काटकर प्रजनन कराया जाए तो चूहे का बच्चा सामान्य अर्थात पूंछ युक्त पैदा होगा, क्योंकि कटी पूंछ एक वंशागत लक्षण नहीं है। शारीरिक संरचनाओं में होने वाली परिवर्तन संतानों में स्थानांतरित नहीं होते हैं। केवल जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9th है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9th, इसको नोट करके और याद करके स्टूडेंट आप पोर्शन
आपको एग्जाम में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बात कर दिया। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मिलेंगे आप लोगों को लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में, ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। ये प्रश्न जो 9th क्वेश्चन में डिस्कस किया हूँ अभी, इसको आप लोग लिख के सुंदर से याद करके जाइएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, जैसा कि देख पा रहे हैं आपको शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना मैं बताऊंगा लघु उत्तरीय प्रश्न कम से कम, ज़्यादा नहीं तो एक बार तो आपको देख के जाना ही पड़ेगा उन क्वेश्चनों को, समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा। सिर्फ इसका प्रश्न बताएं, उत्तर लिखना संभव नहीं, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम 16, 17, 18 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि जानते हैं कि लघु उत्तरीय थोड़ा बड़ा भी होता है, तो मैं कितना लिखूंगा बताइए, वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी और बहुत लिखने में समय लग जाएगा। इसलिए विद्या क्वेश्चन में बुक में आपको एक क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे, इसको नोट करके याद करके जाइएगा। मेरा काम है आपको इंपॉर्टेंट बताना, और पीडीएफ तैयार हो रही है। मैं आपको एक दिन आऊँगा तो मैं आपको आवश्यक सूचना बता दूंगा पीडीएफ आपको कब प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। चलिए तब तक आप इसको खोज कर याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न नोट कीजिए हमारे साथ। कह रहा है कि समात तथा समरूप अंगों का उदाहरण देकर समझाइए। समात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बताता जा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ, तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए। कह रहा है कि जीवाश्म क्या है, यह कैसे बनते हैं। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अब हमको कहने की जरूरत नहीं है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार बता दिया ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक अस्थायी होती है। व्याख्या कीजिए, यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों को किस प्रकार प्रभावित करती है। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न। स्टूडेंट इन प्रश्नों को आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए तुम्हारे साथ कि जीवन की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं, नई जातियों के उद्भव पर प्रकाश डालिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर चौथा, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। पांचवें की ओर बढ़ चलते हैं। अब पांचवा प्रश्न ये कह रहा है कि उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, उत्परिवर्तनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उम्मीद करता हूँ कि नोट कर लिया आपने। चलिए छठवां नोट कीजिए। तो कह रहा है कि लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना कीजिए। ये तो प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना आपको कि लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां नोट कीजिए। कह रहा है ये भी प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नव डार्विनवाद के अनुसार जैव विकास की क्रिया के विभिन्न पदों का संक्षेप उल्लेख कीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 7वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां इसके बाद नोट कीजिए स्टूडेंट क्या बोल रहा है। कह रहा है कि फिनोटाइप एवं जीनोटाइप को स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि फिनोटाइप एवं जीनोटाइप को स्पष्ट कीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8वां आपने नोट कर लिया है। हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तैयार करके जाना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10वां नोट कीजिए। मेंडल के प्रवाहित नियम से आप क्या समझते हैं, द्विसंकर संकरण के चित्र की सहायता से इसे स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न स्टूडेंट, सारे प्रश्नों को लिख के तैयार करके जाना आप लोगों को। चलिए प्रश्न नंबर 11 नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 11 ये बोल रहा है कि मेंडल के पृथक्करण नियम का उपमुक्त उदाहरण देते समझाइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेंडल के पृथक्करण नियम का उपमुक्त उदाहरण देकर समझाना है, तो इसको तैयार करके जाइएगा। चलिए एक बार तो देख के जाना आप लोगों को। प्रश्न नंबर 12 कि मेंडल का प्रथम नियम लिखिए, इसको विस्तृत रूप से समझाइए। तो प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP है, ठीक है, कि मेंडल का प्रथम नियम लिखिए, इसको विस्तृत रूप से समझाना आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 ये भी प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है, अंतर लिखिए, अंतर स्पष्ट कीजिए, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 प्रश्नों को तैयार करके जाना स्टूडेंट आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे ये पूछ रहा है कि एलिलोमार्फ को जैसे समयुग विकल्पी कहा जाता है, कि एलिलोमार्फ या युग्म विकल्पी एवं कारक को उदाहरण सहित आपको समझाना है। समझ रहे हैं, उदाहरण सहित आपको इन क्वेश्चन को समझाना है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 इसको तैयार करके जाना है। 15 नोट कीजिए। तो कह रहा है कि आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न तो भाई लिख लीजिए कि एकदम
मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे इस समय शो हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न। बस मात्र 16 प्रश्नों को आपको एक झलक देख के जाना है, फिर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरह से लिख देंगे। यह प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है कि जीन क्या है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16। इसलिए इसको तैयार करके ही आपको जाना पड़ेगा किसी कीमत पे। तो यहाँ पे 16 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लघु उत्तरीय बता दिया। इन क्वेश्चनों को आपको नोट करके स्टूडेंट याद करके लर्न करके बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है आपको। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इस चैप्टर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि 7 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, आ गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कहा जाता है। 7 नंबर का पूछता है। तो इन प्रश्नों को जो मैं बता रहा हूँ उसको तैयार कर लीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है आपसे कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम को ऊपर युक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को आपको किसी कीमत पर तैयार करके जाना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा नोट कीजिए। कह रहा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, रेखांकित चित्र बताइए। कह रहा है कि बताइए कि मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है किस प्रकार होता है, आपको चित्र बनाकर समझाना है इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा था। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट ये बोल रहा है कि मेंडल के नियम क्या हैं, उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि मेंडल के नियम क्या है, उनको उचित चित्रों द्वारा समझाना। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़िए कि जीवन के उत्पत्ति के संबंध में, ठीक है, जीवन के उत्पत्ति के संबंध में ओपेरिन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इसमें है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, कह रहा है कि लैमार्कवाद का उदाहरण सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। लैमार्कवाद का उदाहरण सहित आपको विस्तार वर्णन करना है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6वां कि डार्विन सिद्धांत के प्राकृतिक वर्णवाद के किन्हीं 4 तथ्यों का उदाहरण सहित वर्णन करना है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और लास्ट आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि लास्ट है। कह रहा है कि जैव विकास की परिभाषा दीजिए तथा 2 ऐसे प्रमाणों की व्याख्या कीजिए जो जैव विकास को प्रमाणित करते हों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इन प्रश्नों को तैयार करके स्टूडेंट आपको जाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके बता दिया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाले नहीं है। तो यह चैप्टर संपूर्ण रूप से आपका कंप्लीट होता हुआ है स्टूडेंट। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। अब वीडियो आपको इस चैप्टर को किसी कीमत पर तैयार करके जाना। आज की बात बायोलॉजी आपका खत्म हो गया स्टूडेंट। अब केमिस्ट्री हम लोग कल से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।